तो यार हम लोग ना शॉपिंग करके घर पहुंचे थे और आप ये चेक करेंगे आज हमारे घर का सेटअप इतना बिखरा बिखरा से क्यों है। शांतनु भाई क्या प्लान कर रहे हैं हम लोग, ये बताओ आज। प्लान तो ये है कि हाँ, करण भैया आपका आज इंटरव्यू लेंगे। ओके। काफी कूल रहेगा और काफी औसम रहेगा। और क्या कंट्रोवर्शियल चीजें निकलेंगी? कंट्रोवर्शियल चीजें तो आपके ऊपर है। कितनी दोगे आप? फिलहाल अभी हम लोग करने वाले एक अलग पॉडकास्ट, यहाँ पर पॉडकास्ट ही कर रहे हैं, राइट? दिखाते हैं आपको सिनेमैटिक गाइस, बीच बीच में चेक कर लेना कुछ कंट्रोवर्शियल। गाइस जितने भी लोगों को लगता है ना कि पॉडकास्ट देते हुए इस कप में कॉफी होती है, देखो गाइस बस बीच बीच उठा के हम लोग थोड़ा ऐसे टॉपिक, हाँ ये वाला टॉपिक हम लोगों को करना होता है। तो अगर जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म इस पे बनवा लो भाई कॉफी, इतना बजट है हम लोगों का, बनवा लो। व्यूज कैसे आएंगे इस पॉडकास्ट पे? एक लाइन है कि मैं ना, ओ भाई मैं शायर बन रहा हूँ इस वाले पॉडकास्ट में, बट एक लाइन है कर्मा की कि इन छोटी लड़ाइयों के लिए मैं हुआ इतना बड़ा नहीं, राइट? एक फ़र्क तो ये था कि 2018 में ना लड़कियां रिप्लाई नहीं करती थी मेरे मैसेजेस का, आज मैं रिप्लाई नहीं करता उनके मैसेजेस का। मैंने सही बोली ना लाइन, ये है ना, है ना? पॉलिटिकली इनकरेक्ट तो नहीं है? सही लाइन थी ना। थोड़ा इमोशनल हो जाता है ये टॉपिक के बाद। तो आज का एपिसोड ब्रो सेना के लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ हैं आप सबके बाबू भैया, यानी कि अनुराग डोभाल एके UK07 राइडर। वेलकम टू द शो अनुराग। थैंक यू सो मच भाई। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके 5 मिलियन फॉलोअर्स जस्ट अभी हिट हुए हैं, आप 6 मिलियन टारगेट कर रहे हो, तो पार्टी शार्टी कैसी रही है? 10 मिलियन एम कर रहे हैं यार फिलहाल। तो मैं पार्टी 10 मिलियन पे दूंगा भाई जब उत्तराखंड का पहला डायमंड प्ले बटन आएगा। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन अभी आपने 5 मिलियन में भी बहुत अच्छी पार्टी करी, मैं आपकी रील्स देख रहा था, दुबई में थे आप जी। तो कैसी रही पार्टी? बस बहुत क्या क्या अमेजिंग। किया आज आपने? तो क्या क्या किया? सॉरी आज तो नहीं, क्या क्या किया फिर आपने पार्टी में? यार पार्टी अधूरी थी टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल इज फ्रॉम देहरादून इटसेल्फ। तो मेरी पूरी टीम देहरादून में ही रहती है, वहाँ मेरी बेस्ट फ्रेंड है इकरा। सो हम लोग सब साथ ही थे, वी सेलिब्रेटेड टुगेदर, बहुत अच्छी भाई। मतलब मेरे को ऐसा रहता है जब भी मेरे कुछ माइलस्टोन हिट होते हैं तो मैं इंस्टाग्राम पे लाइव जाता हूँ। सो इट वॉज बेसिकली गुड इवेंट। आपने एक बहुत बढ़िया बात करी कि आप ना लोगों से बहुत इंटरेक्ट करते रहते हो, आप लगातार लाइव जाते रहते हो, कोई भी आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ हो रही होती है आप उसको अपडेट अपने फॉलोअर्स को, जिनको आप ब्रो सेना बोलते हो। तो ये ब्रो सेना कैसे ये टर्म आई एंड क्यों ब्रो यार सेना? आई रियली डोंट रिमेम्बर कि ये टर्म कैसे आई थी, बट मुझे ऐसा था कि लाइक मैं अपनी कम्युनिटी को ना एक नाम दूँ, राइट? सो आपको पता है लॉन्डो में ना ब्रो कोड बहुत स्ट्रांग रहता, राइट? सो मेरे को था कि यार जितने भी लोग मेरे साथ हैं तो ब्रो कुछ चाहिए ऐसा कोड। अब ब्रो कोड था ऑलरेडी फेमस, तो मेरे को ऐसा था, मैंने कहा यार भाई एक इंडियन आर्मी स्ट्रांग है और एक अपनी जनता स्ट्रांग है, तो मैंने कहा इसे ब्रो सेना का नाम देते हैं। नाउ वी हैव लाइक इंडियन आर्मी को छोड़ करके वी हैव द स्ट्रांगेस्ट आर्मी ऑन सोशल मीडिया। कितने हो गए हैं टोटल? अभी 5.3 मिलियन समथिंग ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम इज 2.6 मिलियन, फेसबुक इट्स 1 मिलियन। अरे वाह, क्या बात है। एंड बाबू भैया कैसे आया? बाबू भैया यार मैं आपको बताता हूँ, मतलब बेसिकली क्या सीन था कि मेरा एक ब्रांड का शूट था। बहुत सारे लोगों को ये बात पता है कि मैं एक ब्रांड के लिए शूट कर रहा था, तो उसमें ना एक कट शॉट लगता है। तो सेम ये कैमरा लगा है सामने वाला, तो ये कैमरा ऐसे ही फिट था मेरा, तो उस वाले रूम में मैं शूट कर रहा था, आई रिमेंबर। तो उसके ना 2 डोर है, एक ये वाला डोर एक वाला डोर। सो मैं इस रूम, मतलब मेरा एक कैरेक्टर प्ले करता था ओनर का रोल और दूसरा कैरेक्टर प्ले करता था सर्वेंट का रोल, जिसका नाम पीरू था एक्चुअली। तो आपने वाली मूवी तो देखी होगी, राइट? कौन सी मूवी है गाइस वो जिसमें हम लोग वो, अरे फिर हेरा फेरी, एग्जैक्टली आई रिमेंबर दैट मूवी नेम। फिर हेरा फेरी में वो था ना ए राजू, जब वो लोटा फेंक के मारता है ऊपर से उसका, तो तब वो बोलता है कि ए राजू खोपड़ी तोड़ साले का। तो उसमें वो बाबू भैया करके बुलाते हैं। तो जो मेरा सर्वेंट वाला कैरेक्टर था वो सेम एम्फसाइज करता था दूसरे वाले कैरेक्टर को कि ये बाबू भैया गए हैं बाहर, और मैं ना वो एक्चुअली पहाड़ी टोन में करता था। जितने भी पहाड़ी लोग होते हैं ना, वो आपने देखा होगा कि वो इस टोन में बात करते हैं कि ऐसा है ना भाई जी, हमने तो आपको पहले ही बोला था भाई जी कि हम आपको ये करके देंगे। तो ये बहुत फेमस, और लाइक जितने भी पहाड़ी लोग हैं, दोज पीपल कैन रिलेट कि मेजॉरिटी पहाड़ी लोग गढ़वाली में इस टोन में बात करते हैं। तो मैं भी ना उस कैरेक्टर से ये एम्फसाइज करके बोलता था कि देखो देखो भाई, ऐसा है ना कि बाबू भैया तो बाहर चले गए, बट मैं आपको ना स्पॉन्सर के बारे में बता देता हूँ। एंड दैट वीडियो लाइक समहाउ वेंट वायरल, एंड उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी बाबू भैया, बाबू भैया। एंड आज की डेट पे मेरे को कोई अनुराग डोभाल से आई डोंट थिंक सो मुझे कोई जानता, राइट? चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे वो अंकल आंटी हो, चाहे वो बूढ़े लोग हों, इवन मतलब नॉर्थ ईस्ट में मैं जब जाता हूँ ना, तो बहुत मच्योर और बहुत एजड आंटियां मिलती हैं मेरे को, दादी की उम्र की, वो मेरे को बाबू भैया करके बुलाती हैं। सो बहुत अच्छा लगता है कि लाइक मेरे अपने नाम से ज़्यादा मुझे एक फिक्शन नेम मिला है ऑनलाइन यार। एंड UK07 राइडर कैसे आया दिमाग में?
सी UK07 राइडर की ना स्टोरी बहुत बहुत बड़ी थी। जब मैं मतलब उत्तराखंड से मैं व्हेन आई स्टार्टेड, तो उत्तराखंड ना मैप पे नहीं था। मतलब 2018 में आप अगर देखो, बहुत कम लोग थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे। राघव जुयाल वाज वन ऑफ देम, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट थे, बट बहुत सिलेक्टिव आर्टिस्ट थे। आई गेस क्रॉकरोज, राघव जुयाल वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने शायद डांस में ना देहरादून को उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करा था कि हाँ, पहली बारी देहरादून का एक लौंडा है भाई जो ऑनलाइन रिप्रेजेंट कर रहा है UK7 को। तो मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं वो ड्रीम था कि यार एक पॉइंट पे एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाऊं जहां मैं अपने स्टेट को अपने नाम से रिप्रेजेंट कर पाऊं। आज लाइक बाबू भैया के अलावा लोग मेरे को UK07 अब पता है मतलब सबसे अच्छी चीज क्या लगती है, जब आप अलग अलग स्टेट में जाते हो ना और वहां पर अगर कोई यूके के नारे लगा रहा होता है ना, तो आई फील प्राउड कि हाँ भाई, मेरे उत्तराखंड को मेरे बाहर के स्टेट भी जानते हैं, राइट। मुझे अपने नाम की इंडिविजुअलिटी से फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे को अनुराग डोभाल से जानते हैं। मेरे को बहुत खुशी लगती है कि लोग उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, हम लोग बाहर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। वो जानते हैं कि भाई यूके का लौंडा लाइक मिलियंस में टाप रहा है। उत्तराखंड से इतना प्यार कैसे जनरेट हुआ? मतलब क्यों देहरादून में आप पले बड़े, बट एक वो प्यार उत्तराखंड से क्यों यार जनरेट हुआ? हम सब पहाड़ी लोगों को ये क्वेश्चन आप गलत पूछ रहे हो यार। आप पंजाबी हो ना? मतलब बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन देहरादून। सिक्योरिटी उत्तराखंड में पले बड़े यार हम लोग। हाँ। सो बेसिकली ऑब्वियसली बात है कि उत्तराखंड की जो वाइब है ना, वो बहुत प्यारी वाइब है यार। और मैं पहाड़ से हूँ, लाइक सीधे पहाड़ से वाला सीन। तो मुझे पता है भाई कि मैं कहीं पे भी, मैं ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स ट्रैवल कर चुका हूँ। इंटरनेशनली भी आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट। बट जो खुशी और जो वाइब उत्तराखंड के लोगों में है ना भाई, वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम स्टेट्स में ऐसा मिलती है। बाकी स्टेट्स के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बाकी स्टेट्स में भी वाइब है, बट उत्तराखंड की वाइब, इवन नॉर्थ ईस्ट की वाइब भी सेम है। आसाम चले जाओ, सिलीगुड़ी चले जाओ, इस साइड के जितने भी उसमें चले जाओ ना, इसीलिए मेरी ये वाली बेल्ट ना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि यू गेट द सेम वाइब। इवन जम्मू चले जाओ तो यू हैव द सेम वाइब। बट उत्तराखंड वाले पहाड़ी लोग, मोहब्बत। बिल्कुल बिल्कुल। उत्तराखंड से आपने ये जर्नी स्टार्ट करी जी। एंड उसके बाद आप देश विदेश हर जगह घूमे। अभी आपने मेंशन किया आप हर जगह घूमे, तो बाहर जाकर भी आपने राइडिंग तो करी होगी डेफिनेटली, है ना? अभी आप दुबई गए थे, दुबई में राइड वगैरह किया? बढ़िया। मैंने ड्राइव करा था एक्चुअली। एक्चुअली मेरे पास अभी इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं था, बट मेरे पास लाइक वहाँ बाइक का अलग बनता है और कार का अलग बनता है। सो मैंने कार तो चलाई थी डेफिनेटली उधर। मज़ा कहाँ पर आता है ज़्यादा? कौन से अभी तक आपकी जो सबसे फेवरेट ट्रिप रही हो, जो जिसमें मतलब यादें ऐसे पिरो पिरो कर आपके दिल में बस गई? आसाम की, नॉर्थ ईस्ट की मेरी पहली ऐसी राइड थी जो मतलब मेरे दिल में ना बहुत बहुत क्लोज है मेरे लिए। बहुत मतलब वो राइड, वो मेरी करियर चेंजिंग लाइफ राइड थी बेसिकली। आई रिमेंबर 2021, हाँ 21 में मैंने फर्स्ट टाइम आसाम करा था। और मेरे आज तक के कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा यही था कि बाबू भैया आप आसाम कब आ रहे हो, आसाम कब आ रहे हो। एंड दैट वाज द फर्स्ट राइड जो मैंने करी थी। एंड उस राइड के बाद मतलब जो प्यार मिला ना, हाँ मुझे पता लगा कि भाई हाँ, एक मिडिल क्लास लौंडे का भी ऐसा मतलब शाहरुख, मेरा भाई रैपर है कलमिंग, सो उसकी एक लाइन है कि मिडिल क्लास लौंडे का शाहरुख वाला फैन बेस। तो वो चीज़ मैंने ना वहाँ जी करके देखी है। सो वो एक ऐसी राइड थी जिसमें एक्चुअली लाइक मतलब मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी पलट कर रख दी। उसके बाद लोगों ने पहचानना शुरू करा कि हाँ भाई, ये ऐसा पहला मोटो ब्लॉगर है जिसका ऐसा क्रेजी फैन बेस है, लोग इसे इतना प्यार करते हैं। तो उस राइड के बाद अभी तो वो सीन हर जगह है। आपने एक बहुत बढ़िया टर्म यूज़ किया कि आपका ना एक क्रेजी फैन बेस है, ठीक है? मतलब फॉलोअर्स बहुत लोगों के हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बट आपका फैन बेस एक अलग ही क्रेज़ रखता है, आपको बहुत दिल से चाहते हैं। एंड जब इतना प्यार आपको मिलता है तो कभी ओवरवेलमिंग होता है आपके लिए कि यार मतलब कैसे इसका हिसाब कैसे चुकता करूँगा, कैसे? मतलब मैं आपको बताता हूँ, जब स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें होने लगी थी ना, तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये भयंकर, मैं तो अपनी नॉर्मल वीडियोस, अपनी नॉर्मल लाइफ दिखा रहा हूँ। तो फेमस होने के ना 3 स्टेजेस आती हैं, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट स्टेज जहाँ पर वो आपको फेम लगता है कि यार क्या मज़ा आ रहा है ज़िंदगी में, मैं बाहर निकल रहा हूँ, लोग मेरे साथ फोटोज़ करा रहे हैं, लोग मेरे साथ सेल्फीज़ करा रहे हैं, लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई क्या क्या मस्त काम कर रहे हो। वो पहला स्टेज ना आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा स्टेज रहता है, बिकॉज उस पॉइंट पे ना आपको अपने काम की ना अप्रिसिएशन मिलनी शुरू होती है। तो आपको लगता है कि मैं और अच्छा और अच्छा और अच्छा और अच्छा करने लग जाऊंगा। ये इनिशियल लाइक ग्रोथ है। उसके बाद दूसरी स्टेज एक ऐसी पॉइंट आती है जहां पर आपके ऊपर ना वो चीज बर्डन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने ना वो बेस ऑलरेडी बना लिया होता है, बट लोगों को ना आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाते हैं कि भाई ये लौंडा तो कर रहा था, अब इसका कंटेंट इंप्रूव ही होना चाहिए। एंड improvement can be like denoted in terms of weeks, months and years.
राइट। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, व्लॉगिंग में मैं आपको एक चीज बताता हूँ, व्लॉगिंग में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ना ये टाइम पीरियड बहुत लंबा है, राइट? आप 6 महीना व्लॉगिंग करोगे, आपके पास कंटेंट 6 महीने में खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आप 6 महीने अपनी ऑडियंस को क्या दिखाओगे? सेकेंड स्टेज कम्स एट दैट पॉइंट जहां पर आपको ना वो बर्डन आना शुरू हो जाता है कि भाई कि मैं अपनी ऑडियंस को क्या कंटेंट दूं। उस वाले टाइम पीरियड में ना थोड़ा डिप्रेसिंग सा भी हो जाता है, यार मेरी ऑडियंस तो मेरे से ना बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठी है कि मैं उन्हें क्या कंटेंट रोज नया दूं। राइट। स्टार्टिंग में तो भाई मजा आता था, लोग फोटोज खिंचाते रहे, फिर एक पॉइंट पे मेरे को लगा यार मैं अपनी ऑडियंस को ऐसा क्या दूं जिसमें वो इन्फॉर्मेटिव भी रहे। लोग आपकी वीडियोस ना केवल दो ही चीजों के लिए देखेंगे, एंटरटेनमेंट या फिर एजुकेशन। एंड जब आप दोनों को कंबाइन कर देते हो ना, तब आपको ना समझ में आने लग जाता है कि आपको ऑडियंस को देखना क्या है। अगर उन्हें एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है और उन्हें कुछ नॉलेजफुल भी मिल रहा है, वो किसी वीडियो से ना एक इंसाइट लेकर के आप भी लाइक फॉर योर ओन रेफरेंस, आप वीडियो केवल दो ही चीज़ों के लिए देख रहे हो, या तो आपको हंसना है या तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो मैंने वो पॉइंट आई लर्न दैट, मैंने किसी बुक में पढ़ा था, आई रिमेंबर द बुक नेम, मैंने इस बुक में पढ़ा था कि भाई ये दो चीज़ें अगर आपने मिक्स कर ली ना, तो आप एक ऐसा फैन बेस और एक ऐसी रिलेशन बना लोगे अपनी ऑडियंस के साथ कि वो आपको जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे। सो सेकेंड पार्ट वाज क्वाइट टफ। उसके बाद एक ऐसा स्टेज आया जहां पे लगा भाई ये तो क्या ही कर दिया तुमने जिंदगी में। एंड वो पार्ट बहुत, मतलब मैं वो पार्ट अभी जी रहा हूँ, मैं थर्ड पार्ट, जहां पर आई हैव अ लाइक किंगडम, जहां पर लोग मुझे प्यार करते हैं। एंड बहुत बहुत अच्छा लगता है, अब मैं उस साइकिल में हूं जहां पे मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस को क्या देखना है एंड मुझे क्या क्रिएट करना है एंड कैसे, मतलब कैसे इसे लॉन्ग टर्म खींचना है। सो 90% ऑफ द क्रिएटर्स क्या होते हैं, जब फर्स्ट स्टेज आती है ना, वो पागल होने लग जाते हैं, वो उन्हें लगता है यार हम तो फेमस हो गए। ये ना फेमस होने का गेम नहीं है, ये मैं बोलता हूँ सब्सक्राइबर से ज्यादा अगर आप इज्जत कमाओगे ना, मैं बोलता हूँ मेरे सब्सक्राइबर से ज्यादा मेरी इज्जत है। चाहे आप ये लच्छे वाला का टोल प्लाजा ले लो, चाहे आप साउथ में एक इवेंट करवा लो, वहां का भी अगर कोई बंदा जानता है ना, वो सेम इज्जत देगा, क्योंकि वो ना सब्सक्राइबर्स, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि मेरे 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, उसे पता है कि मैंने आपको कैसे ट्रीट करा। अगर मैं आपको फर्स्ट टाइम मिला और मुझे पता है कि लाइक मैं आपको कैसे ट्रीट कर रहा हूँ, वो जो इमेज जाती है ना, वो जिंदगी भर तक जाती है। सो लोग ना, जब फेम आता है ना, लोग पगला जाते हैं। एटीट्यूड, एरोगेंस, ये सारी चीज़ें ना स्टार्टिंग में बहुत बिल्डअप होती है। अब मेरे सब्सक्राइबर से किसी भी सब्सक्राइबर से अगर आपको विश कभी मिले, डे वन से जो रिलेशन था ना उनके साथ, वही आज भी है 5 मिलियन पे। सब्सक्राइबर्स मैटर नहीं करते, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू ट्रीट योर ऑडियंस, बिकॉज उन लोगों ने यहाँ तक पहुंचाया भाई। उन लोगों की इज्जत अगर आज नहीं करी ना, तो फिर इस मुकाम पे पहुंच करने का कुछ फायदा नहीं यार। बिल्कुल। एंड इसलिए आप अपने फैन मीटअप्स भी रखते हो, एंड आपके फैन मीटअप्स काफ़ी क्रेजी होते हैं, ये हम सबको पता है। जी तो कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स जो आप शेयर करना चाहोगे, जो मतलब या तो आपको बहुत पसंद आ गए या बहुत ही आउट ऑफ हैंड चले गए? यार दोनों थे, बट आउट ऑफ हैंड वाला सुनाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लोगों को पता है मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। हम लोग ना दार्जिलिंग घूमने जा रखे थे। हम लोग ऐसे सिलीगुड़ी की राइड पर थे, तो मैं रात को ऑलमोस्ट 4 बजे सिलीगुड़ी एंटर हो रहा था। लोगों को ना पता लग गया, 4 नहीं बज रहे थे, मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बताऊँ, मुझे आई रिमेंबर, हम लोग ना रात को 12 बजे एंटर हो रहे थे। हमारी बाइक का ना टायर पंचर हो गया था, तो हम लोग ना 12 बजे एंटर हो रहे थे। आप ये लगाओ रात के 12 बजे, देर इज दो, मैं आपको दो प्लेसेस बताता हूँ। जब आप सिलीगुड़ी एंटर करते हो तो एक जगह आती है दार्जिलिंग मोर करके बोलते हैं, सही है? दैट इज अ प्लेस जहां से आप दार्जिलिंग की तरफ भी जा सकते हो और सिलीगुड़ी में भी एंटर होते हो, वो मेन पॉइंट है, सही है? तो लोगों को रात को पता लग गया कि बाबू भैया आ रहे हैं। मैं ना सब स्टोरीज में बताता हुआ फिर रहा हूँ कि मैंने कहा भाई मैं तो आ रहा हूँ सिलीगुड़ी, मिलते हैं। रात के ना ऑलमोस्ट 10-11 बजे होंगे, मुझे ना कॉल आया, एक बंदा मैनेज कर रहा था वहाँ पर, उसने मेरे को बोला कि भाई यहाँ तो सीन ना बहुत क्रेजी हो रखे हैं, तू अभी यहाँ से निकलेगा तो खत्म है सीन। रात को 10 बजे, ऑब्वियस सी बात है कि अगर 10-12 हज़ार लोग रोड पे खड़े तो बहुत मुश्किल था। सबसे ज़्यादा बेस मेरा नॉर्थ ईस्ट में ना, लड़कियाँ बहुत फैन बेस है मेरी। तो रात के 10-11 बजे लाइक लड़कियाँ अगर आ रखी हो तो पुलिस वाले तो और मतलब थोड़ा और स्ट्रिक्ट हो जाते कि भाई रात के 10-11 बजे लड़कियाँ इतनी सारी क्या कर रही है बाहर। सो मेरी एक फ़ैन है जेनी, आज की डेट में मेरी बहन है। आई रिमेंबर वो लड़की ना 2 दिन से वेट कर रही थी रात को वहाँ पर, एंड उस दिन भी वो 6 बजे से वेट कर रही थी रात के 12 बजे तक। तो मेरी इंस्टाग्राम में ना उससे बात हो रही थी। मैंने उससे पूछा भाई, मैंने कहा क्या सीन है? बोली, उसने मेरे को साफ बोला, बोला भैया अगर आप यहाँ पर इस टाइम एंटर करोगे ना तो कोई सीन नहीं है कि आप यहाँ से क्रॉस हो पाओ। सो उस रात को मैं वहाँ से निकल के ना डायरेक्ट दार्जिलिंग चला गया घूमने के लिए। मैंने लोगों को चकमा तो दे दिया, मैंने कहा भाई मैं तो आ ही नहीं रहा वहाँ से, मैंने कहा कल मिलेंगे, रात हो गई, मीटअप नहीं करते हैं। जब नेक्स्ट डे मैं दार्जिलिंग से दार्जिलिंग मोड़, जो कि सिलीगुड़ी में था, आप ये लगा लो उस दिन ऑलमोस्ट लाइक 15-20 हज़ार लोग रोड पे थे, कि उन्हें सबको पता था कि मैं सिलीगुड़ी आने वाला हूँ। मोड़ से ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर का एरिया लोगों ने ब्लॉक कर रखा था। एंड सब लोग ना बहुत प्यार करते हैं यार उधर। मैं टचवुड सिलीगुड़ी में इतना प्यार मिला है मेरे को। मैं जब एंटर हो रहा था ना,
तो मुझे दिख रहा था कि भीड़ है ना बिल्डअप हो रही है, बाइकें चल रही हैं मेरे पीछे, ऑलमोस्ट लाइक 1000-1500 बाइकें चल रही थी। एंड एक वीडियो रिकॉर्ड हुई थी, उसके पीछे ना दिख रहा था कि 1000 बाइकें चल रही हैं। आपने ना रैलीज में देखी होंगी, बट हम लोग ना रैली जैसे रैंडम पे खड़े करते थे। सो व्हाट हैपेंड एट दैट पॉइंट, जब मैं जब दार्जिलिंग मोड एंटर होना शुरू हुआ, तो मुझे आई रिमेंबर स्टिल, मैंने वो बोर्ड देखा था, मेरी एक रील भी बहुत वायरल हुई है, उसमें कुछ 7-8 किलोमीटर का वो बोर्ड दिख रहा था कि सिलीगुड़ी का मेन एरिया 7-8 किलोमीटर पे, वो 7 से 8 किलोमीटर का एरिया लोगों ने ना ब्लॉक कर रखा था। अब वो ब्लॉक करा तो करा, लोगों ने ना मेरे को रास्ते में मिलने के लिए वो रोक लिया कि बाबू भैया आप सिलीगुड़ी आए हो, बहुत सारा प्यार आपको। तो जब मैं एंटर होना शुरू हुआ ना, मैंने ना हेलमेट पहना हुआ था और वो जैकेट पहनी हुई थी, सेफ्टी जैकेट। आप ये लगाओ कि इतना इतना सफोकेशन हो गया था कि मैं ना बेहोश हो गया वहां पर। सो वो मुझे पता लगा कि भाई दम घुटने से मौत कैसे हो सकती है इंसान की। वो मैं ना उस दिन एक्चुअली फील करा, मैंने हेलमेट उलमेट तो निकाले था और मैं ना बिल्कुल मदहोश, मतलब कुछ होश ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने कहा लो भाई अब ले जा लो मेरे को जहाँ तुम ले जा सकते हो। सो मैंने ना शरीर छोड़ दिया था अपना, क्योंकि मेरे को सांस ही नहीं आ रही थी। मैं आपको बताता हूँ, लोग इतना प्यार करते हैं, एक बंदा अपनी दुकान से वायर लगा करके रोड पे वायर बिछा करके, जहां पर मेरी बाइक है ना वहां टेबल फैन लेकर के खड़ा हुआ है कि बाबू भैया को सांस नहीं आ रही, उसे सांस दे रहा हूँ। तो मुझे ना अच्छा भी फील हो रहा था, मैंने कहा यार इतना प्यार भी करते हैं, और डर भी लग रहा था कि मैं खत्म, मतलब धीरे धीरे मैं मर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मर रहा हूँ, क्योंकि सांस ही नहीं आ रही थी। तो लोग प्यार भी बहुत ज्यादा करते हैं। फिर उसके बाद आई पुलिस ने ना मेरे को अपनी उसमें वैनिटी, पुलिस मतलब 6-7 पुलिस वाले तो केवल गेट संभाल रहे थे। तो मेरे को ना वहां से निकाला पुलिस ने, बाइक मैंने रास्ते में छोड़ दी, पुलिस वाले को, लाइक पुलिस वाले जो सर थे उनको चाबी पकड़ाई और वहां से उठ करके एक गैराज में घुस गया। वो भी सब्सक्राइबर था। उसने कहा बाबू भैया आप अंदर बैठो। जब तक हम उसके गैराज में पहुंचे ना, लोगों ने बाहर से ना ट्रक मतलब उसका ना एक्चुअली गेट था ये, एंड साइड से घुस के, नाली से घुस करके सब जगह ब्लॉक कर दिया। वहां पर भी मैं ऑलमोस्ट डेड हो गया था, मुझे पता ही नहीं लग रहा था कि हो क्या रहा है। उसके बाद सबसे बड़ी मुश्किल क्या हुई कि मेरे को ना गेट के अंदर तो लेके आ गए, मेरी बाइक अभी भी बाहर खड़ी है, हाईवे पूरा ब्लॉक पड़ा है। आईपीएस को पता लग गया कि भाई ऐसा ऐसा सीन चल रहा है सिलीगुड़ी में। जो आईपीएस वाले सर थे ना, वो स्कूटी में आ रहे चप्पल में वहां से, सच्ची वो अंदर रेजिडेंशियल में थे शायद कहीं तो। और एक लड़की थी हमारे साथ, मेरी फ्रेंड थी अपेक्षा, उनके बगल में आके खड़े हुए। वो तो ये लोग सब साइड में थे पुलिस सिक्योरिटी में। तो वो ना जो सर थे ना, वो अपेक्षा से पूछ रहे ये कौन आ रखा। बोला आपको नहीं दिख रहा कौन आ रखा यहाँ पर। उसे पता नहीं वो आईपीएस खड़ा है चप्पल में, क्योंकि मतलब बहुत रफ सीन हो गया था। फिर आईपीएस सर ने ना मेरे को एस्कॉर्ट करके बाहर निकलवाया कि भाई इसे हम लोग सिक्योर जोन में पहुंचाते हैं। पुलिस ना मेरे को उस पॉइंट से, लोकेशन से लेकर के गई पुलिस स्टेशन, और ये बात वायरल हो गई कि मैं ना अरेस्ट हो गया हूँ सिलीगुड़ी में, जबकि पुलिस मेरे को ना सेफ्टी दे रही थी। सिचुएशन यहाँ तक तो फिर भी नॉर्मल थी। उसके बाद सब लोग पहुंच गए पुलिस स्टेशन, वहां धरने चल रहे हैं बाहर कि बाबू भैया को छोड़ो, बाबू भैया को छोड़ो। और सोचो मैं पुलिस स्टेशन के अंदर बैठा हूं, मैं स्टोरी भी नहीं डाल सकता क्योंकि आईपीएस सर सामने बैठे मेरे, और मैं क्या बोलता लोगों को कि भाई मैं अगर बाहर निकलता ना, फिर तो पब्लिक घुस जाती वहां पुलिस स्टेशन में। तो लोग इतना प्यार करते थे, लाठी चार्ज हो रहा था भाई बाहर, आई रिमेंबर लाठी चार्ज हो रहा था, लोग डंडे खा रहे थे, बट वो ये चला रहे थे कि भाई बाबू भैया को छोड़ दो, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पुलिस ने ना मेरे को अरेस्ट कर लिया। तो वो सिचुएशन मेरे लिए ऐसा था कि भाई हाँ, मुझे लगा कि हाँ मैंने यार लोग कमा रखे हैं, कि अगर जिस दिन मतलब मरने मारने वाली हालत आई ना, ये लोग मिलने खड़े हैं भाई किसी भी पॉइंट पे। सो सिलीगुड़ी के लोगों के लिए अलग ही मोहब्बत है यार। एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इनफैक्ट जब हमें पता चला कि हम आपके साथ रिकॉर्ड करने वाले हैं, तो हमने कुछ जो आपके फॉलोअर्स हैं उनसे कुछ क्वेश्चन लिया। तो एक क्वेश्चन जो बहुत प्रोमिनेंटली आया था, एंड अभी सिंस आप ये जिक्र कर रहे थे कि लोग आपके लिए मर मिट सकते हैं, वाली चीज़, कि जब फेम मिलता है, जब आपको एक सेलिब्रिटी स्टेटस मिलता है, तो क्या आपके फ्रेंड्स आपसे दूर हो जाते हैं? या आप कभी फ्रेंड्स के लिए आपको ऐसा लगा है, कभी किसी फ्रेंड ने आपको ये बोला यार कि तू अब मेरे साथ टाइम नहीं बिताता यार? एक लाइन है, मैं आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ। एक लाइन है, ये दोस्त मेरा सांप जैसा काट रहे ले, और एक लाइन है कि जो मेरे सगे थे आज भी साथ हैं, राइट। सो ये 2 लाइनें ना जस्टिफाई करती हैं कि अगर आपके वो सगे दोस्त है ना, तो आपके साथ वो जिंदगी भर खड़े रहेंगे, और जो आपके नकली दोस्त है ना, वो आपको सांप बन के ना आपके ग्रोथ पीरियड में आपको काटते रहेंगे। आपके जो फेक फ्रेंड्स है ना, वो आपकी ग्रोथ को ना कभी भी बेयर नहीं कर सकते, राइट। अगर आपका कोई सच्चा दोस्त है ना, तो वो आपको हर एक पॉइंट पे सपोर्ट करेगा, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। मैं अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड है हर्ष, राइट, मैं उसे बोलूंगा ना भाई अगले दिन मुझे यूट्यूब छोड़ करके मुझे डांस क्लासेस जाना है, तो वो मेरे को ना उस पॉइंट पे डांटेगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरा करियर यूट्यूब में है, तो मुझे सही एडवाइस करेगा। लेकिन अगर वो मेरे को नीचे देखना चाहता है ना, तो मेरे को बोलेगा हाँ भाई यूट्यूब में तो कुछ नहीं, अब तो कर लिया तूने। कोई भी फील्ड ना एंड तक रुकती नहीं है, राइट। आपकी सराउंडिंग डिपेंड करती है कि आप अपने मोटिव के कितने पास हो, राइट। अगर फॉर एन एग्जांपल यू आर डूइंग अ पॉडकास्ट, राइट, अगर मैं आपका बहुत अच्छा दोस्त हूं, मैं बोलूंगा यार भाई आप तो मस्त पॉडकास्ट करते हो, यू शुड डू इट, राइट।
और मुझे मुझे अगर मैं वहीं पर मुझे ना आपसे जेलेसी फैक्टर है कि आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगा यार क्या ही कर रहा है तू ज़िंदगी में, कुछ नहीं हो रहा है। दोनों बातों का इन्फ्लुएंस ये है, एक आपको अपने गोल के पास लेके जाएगी और एक बात आपको उस गोल से सटल करेगी, दूर करेगी, राइट? आप ये बोलोगे यार मेरे दोस्त ने तो ऐसी एडवाइस करी थी, अगले दिन मैं इसको फॉलो अप नहीं करता हूँ। सो ये बात बहुत सच है कि जिस दिन आप लाइक जिंदगी में ऊपर बढ़ने लगते हो ना, उस दिन आपके बहुत सारे नकली दोस्त दूर चले जाएंगे। एंड मैं एक चीज बताऊंगा, ये चीज ना एक्सेप्ट करना सीखो। ये बहुत रेलेवेंट चीज है, क्योंकि जब तक नकली दोस्त जिंदगी से नहीं जाएंगे ना, लोगों को डर लगता है यार हमारे साथ जो दोस्त 6 महीने पहले चिल आउट कर रहे थे वो अब साथ में क्यों नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन दोस्तों को छोड़ना ना बहुत जरूरी है उस पॉइंट पे, क्योंकि वो तुम्हारे सगे दोस्त नहीं है भाई। जो दोस्त तुम्हारे फ्यूचर या ग्रोथ को लेकर के तुम्हारे साथ खड़े नहीं है ना, वो तुम्हारे सगे दोस्त थे ही नहीं। तो जो दोस्त जा चुका है ना तुम्हें छोड़ के, उसे जाने दो भाई, तुम मस्त आराम से पैसा पूसा कमाओ। जब तुम पहुंच जाओगे ना उस पॉइंट पे, फिर वो तुम्हारे पास वापस जरूर आएंगे। बहुत ही बढ़िया चीज़ आपने ये चीज़ बोली। अच्छा, मुझे एक और चीज़, अभी आप सामने बैठे हो, टैटूज का शौक कैसे स्टार्ट हुआ? यार मेरे को ना बहुत अच्छा लगता है कि मतलब अपनी बॉडी को थोड़ा अलग से दिखा पाऊँ, क्योंकि सलमान खान वाली बॉडी दिखा दूंगा तो मैं आप थोड़ा आप भी वो बुरा मान जाओगे, राइट? सो मेरे को ऐसा है यार, बॉडी में ना एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो लाइक देख करके ना एक अलग सा आउटलुक हो, राइट? मेरे पास वो एब्स नहीं है भाई, 6 पैक एब्स जो मैं नंगा बना के घूमूं, बट ये वाला टैटू अपना काम कर देते हैं। सो मेरे को बहुत शौक था स्टार्टिंग से टैटूज का, तो आई रियली प्रेफर देम ओवर माई बॉडी। टोटल अभी कितने? मैंने गिने नहीं यार अभी, बिकॉज अभी हाथ पे भी है, तो हाथ पे भी बहुत सारे टैटूज हैं। आई गेस 30 तो नहीं, 20 के ऊपर तो फॉर श्योर है। एंड क्या क्या स्पेसिफिक, कुछ स्पेसिफिक टैटू आपने जो मतलब ये मेरे वाइकिंग्स के टैटूज हैं। सो वाइकिंग कल्चर इज लाइक जितना आप ट्रैवल करते हो, ये हर एक सिंबल ट्रैवल लिंक डिनोट करते हैं। ये टैटू 3 कंबाइंड है। सो बेसिकली ये आई ऑफ राय, इजिप्शियन माइथोलॉजी, थर्ड आई सुना होगा आपने, जो शिव जी एंड ऑल प्रोटेक्ट करती है। ये दूसरा टैटू मेरा फ्लैश का है। फ्लैश इज द फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ फिक्शनल में। एंड तीसरा इज दिस स्कल। स्कल मतलब ऐसे ही बना लिया था, कूल लग रहा है। अच्छा, देहरादून में रहकर एक छोटा सा शहर है देहरादून, है ना? कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती नहीं है यहाँ पर। हम लोग भी यहाँ पर इतने टाइम से हैं, बनानी पड़ती हैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़, खुद के लिए रास्ता बनाना पड़ता है। देहरादून एक ऐसा शहर है, और वहाँ पर आपने मोटो व्लॉगिंग चुनी, जहाँ पर मतलब अभी ये ट्रेंड आया जहाँ पर थोड़ी अच्छी कार्स दिखती भी हैं देहरादून में, कार्स और बाइक्स, वरना एक पॉइंट पे तो सिर्फ एक्टिवा ही दौड़ती हुई दिखती थी। कैसे, मतलब क्यों आया आपके दिमाग में कि मुझे मोटो व्लॉगिंग ही करनी है? यार ये चीज गलत बोल रहे हो भाई, देहरादून में ना बहुत अमीर लोग हैं भाई, नहीं बहुत नहीं, अमीर अमीर लोग। अमीर लोग हैं, मतलब एक सर्टेन पॉइंट तक अगर आप देखते हो, क्योंकि अगर मैं देहरादून शहर की बात करूँ तो रोड्स उतनी अच्छी नहीं है। ये बहुत पिछले 4-5 सालों में डेवलपमेंट हुआ है, तो आपने भी जैसे 2018 में स्टार्ट कर दिया, वो कैसे एक माइंड में आया कि यार मुझे मोटो व्लॉगिंग ही करनी है? डेवलपमेंट था जब मैं शुरू कर रहा था, डेवलपमेंट प्रोसेस में था। हम लोग ये मतलब ये चीज नहीं बोल सकते कि देहरादून में डेवलप नहीं था, वो डेवलपमेंट ना प्रोसेस में था। लोगों को ना डर लगता है, लोग ना विश्वास, मैं सही चीज बोलना चाहूंगा, लोग ना विश्वास नहीं करना चाहते उस चीज में जब वो प्रोसेस में होते हैं। When I started ना, मैं आपको बता दूं, ये मौकमपुर वाला जो फ्लाईओवर है ना, जोगी वाला फ्लाईओवर, भाई मेरे पास वीडियोस पड़ी हैं उसकी। अगर मैं शॉर्ट क्लिप करके डालूंगा ना, तो मेरे पास उसके बनने से एंड तक की वीडियोस हैं, जहां से वो बना है और जहां से वो बन चुका है भी। इवन मेरे पास हरिद्वार वाले की भी पूरी प्रोमिनेंट वीडियोस हैं, बिकॉज आई स्टार्टेड इन 2018 व्हाट आई फील लाइक। एंड आज 2023 चल रहा है, राइट? ये 5 साल मैंने देहरादून को अपने व्लॉग्स में नापा है। मैं इतना ज़्यादा अब ट्रैवल नहीं कर पाता, बिकॉज मतलब बहुत सारी रीजंस हैं, सिक्योरिटी रीजंस, कि बहुत लोग प्यार करते हैं। बट ये है कि मैंने बहुत मोटो व्लॉग करी है देहरादून में। क्वेश्चन मैं भूल गया यार आपका, क्या आप ये पूछ। कि कैसे मोटो व्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करी? अच्छा, क्यों करा, रीजन क्या था मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट? मेरे को ना ट्रैवल करना बहुत पसंद था यार, और मेरे को हमेशा से ये था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना यार। अरे मैं बताता हूँ आपको ये स्टोरी शुरू कहाँ से हुई थी। मैं जब 12th के बोर्ड्स दे रहा था ना, तो मैं ना बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। 3-3:30 बजे मैं कुछ मेरा मैथ्स के, और मेरी 12th में मैथ्स प्लस अकाउंट्स थी। सो मैं पहले अकाउंट्स पढ़ता था 1 बजे तक, उसके बाद मैं मैथ्स करता था। तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता था, मैं कहा यार शिट क्या करना है, पढ़ पढ़ के ज़िंदगी झंड हो रही है, क्या ही करूँ। तो मैंने एक वीडियो देखी थी, एक बाहर का एक व्लॉगर था, तो उसके पास ना एक सुपर बाइक थी, औकात से बाहर वाली बाइक उस टाइम के लिए। एंड ही हैड दैट बाइक। मैंने कहा यार ये तो क्या मस्त घूम रहा है अपने हेलमेट पे ना, कैमरा लगा करके मस्त बोल रहा है और समझा भी रहा है। तो दैट इज POV, राइट? मोटो व्लॉगिंग इज समथिंग व्हेन यू
हैव अ हेलमेट ऑन योर चिन माउंट और आप कुछ बोल रहे हो, आप डिनोट कर रहे हो, आप बता रहे हो कि भाई ये पीओवी मेरी आंखों से है एंड मैं इस चीज़ को जस्टिफाई कर पा रहा हूँ लोगों के सामने। सो मैंने ना उस दिन उसकी वीडियो देखी, मैंने कहा यार क्या मस्त चीज़ है। तो उस दिन मेरे दिमाग में आइडिया आता है, मैंने कहा यार कभी फ्यूचर में अगर मेरे पास कुछ हुआ, बाइक हुआ, तो आई विल स्टार्ट मोटो व्लॉगिंग। तो वो एक इंस्पिरेशन स्टोरी थी। प्लस एक इंस्पिरेशन स्टोरी ये भी थी कि मैंने ना उस रूम में अपने आप को ना कन्फाइंड समझता था, यार मैं इस रूम से बाहर नहीं निकल सकता। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज की डेट पे यार जो अपनी जॉब्स कर रहे हैं, जो मतलब हॉस्पिटल में या फिर जो फुल 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, उनके पास टाइम ही नहीं यार घूमने का। तो वो कैसे, उनको पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, राइट। वो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो किसी को अपनी मम्मी की ध्यान देना है, किसी को अपना फैमिली चलाना है, किसी को अपनी बहन की शादी करानी है, कोई अपने घर का एक अकेला लौंडा है। तो लोगों पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। मुझे ऐसा फील हुआ कि यार कहीं ना कहीं अगर आप लोगों को ना वो 10 मिनट में एक ऐसी वाइब दे पा रहे हो ना, एक ऐसी चीज़ दिखा पा रहे हो जिससे ना वो बहुत मतलब रिलीव्ड फील कर रहे हैं। आज भी मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, लोग ये बोलते हैं कि वाह भाई हमें आपके व्लॉग्स देख करके ना बहुत मज़ा आता है। बोर्ड्स के पेपर चल रहे हैं, हम वीडियोस देख रहे हैं, रिफ्रेश हो रहे हैं। तो वो आइडिया था, उस आइडिया को इम्प्लांट करना कि मैं एक ऐसी वीडियोस बना पाऊँ जिससे लोग रिलीव्ड फील करें। तो देन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग एंड स्टार्टेड डूइंग मोटो व्लॉगिंग। कभी किसी पेरेंट का मैसेज नहीं आया कि भाई तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा बिगड़ रहा है? यहाँ पर मैं आपको गलत साबित कर सकता हूँ। मेरा व्लॉग देख लेना, आई गेस कुछ 1 1.5 हफ्ते पहले वाला व्लॉग है। एक आंटी आई मेरे पास, बोलती है मैंने अपने लड़के को बोला था कि अगर तू 95% स्कोर करेगा ना तो मैं तेरे को बाबू भैया से मिलाऊंगी। मेरे व्लॉग में उस लड़के ने 95% स्कोर करा अपने उसमें, एंड वो मम्मी ना, उसकी मम्मी, उसने अपने, उस लड़के ने अपनी मम्मी को परेशान कर रखा है कि अगर आपने मेरे को बाबू भैया से नहीं मिलाया ना मैं खाना नहीं खाऊंगा, बिकॉज अब तो 95% आ गई। सो हम लोगों ने पॉजिटिव चेंज करा कि भाई नैरेटिव चेंज कर दिया कि हर चीज़ का ना पॉजिटिव गोल्स भी हैं, राइट। अगर किसी को मिलना है ना तो ज़रूरी नहीं कि भयंकर आप अमीर होकर क्या हो, आप अगर कुछ अचीव कर रहे हो ना, मैं आपसे खुद मिलूंगा, राइट। अगर आप विदाउट अचीवमेंट कोई आपको इज्जत नहीं देगा, कोई भी हो। अब आपके खुद के पिताजी आपको इज्जत नहीं देंगे अगर आपने ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं करा हो। जिस दिन बाप की नज़रों में इज्जत बना लोगे ना, उस दिन तुम्हें फ़र्क भी नहीं पड़ेगा भाई। तो वही चीज़ है कि उस लड़के ने ना वो चीज़ अचीव करी, एंड लोगों को लगता है भाई यूट्यूबर तो पैसा कमा पा रहे हैं, हम तो यूट्यूबर कुछ नहीं कर रहे हैं, बस पैसा कमा पा रहे हैं, एंड ये बच्चे बिगाड़ रहे हैं, ये इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं। व्हाट आई फील लाइक कि पॉजिटिव नॉर्म्स बहुत कम लोग दिखा पा रहे हैं, नेगेटिविटी तो फैली है दुनिया में यार। नेगेटिविटी से थोड़ा कंट्रोवर्सीज पे बढ़े, व्यूज कैसे आएंगे इस पॉडकास्ट पे? नहीं, कंट्रोवर्सीज, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि कंट्रोवर्सीज बहुत होती है लाइफ में, है ना। आपने अभी बोला कि लोग जब आप आगे बढ़ते हो ना तो आपको गिराने वाले भी उतने ही बढ़ते हैं आपके साथ, है ना। कंट्रोवर्सीज आपके साथ भी बहुत रही, है ना। कैसे आप डील करते हो, एंड उनके साथ डील करते करते साथ में लाइफ में आपकी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उस पर हम डिटेल्स में नहीं जाते, बट बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हुई। वो सब होते हुए भी फोरग्राउंड में आपको अपनी ऑडियंस को खुश रखना है, वही हंसता हुआ चेहरा लेकर कैमरे के आगे उसी एनर्जी के साथ बोलना है जिस एनर्जी की आदत उस ऑडियंस को है। वो कैसे मैनेज करते हो? मैनेज करना एक पॉइंट नहीं था यार यहाँ पर, बिकॉज मैं आपको बताता हूँ, मैं ना व्लॉगिंग करता हूँ, मैं लाइफस्टाइल व्लॉगिंग करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी जनता के साथ ना हमेशा सच्चाई दिखाई है। आप ये बोल रहे हो ना कि आपको हमेशा हंसता हुआ चेहरा दिखाना पड़ता है। मैंने ना रोते हुए भी व्लॉग्स बनाए हैं, मैं ना इमोशनल होते हुए व्लॉग्स बनाया हूँ, मेरे पापा भी व्लॉग्स पे रोए, मैंने वो सारी चीज़ें दिखाई हैं लोगों को। एंड इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ऑडियंस कहीं समाव कनेक्ट होती है, क्योंकि मैंने उनके साथ चीज़ें ना सच्चाई में रखी हैं। मैंने उनको ये नहीं बोला भाई मेरी ज़िंदगी में तो भाई फुल मज़े आ रहे हैं भाई, कोई दुखी नहीं है, सबकी दोबारा से लेते हैं यहाँ से, माइक गिरा था क्या? और ये सही, सबकी जिंदगी में ना लाइक मेस्ड अप सीन्स है, राइट। सब परेशान है, तो हम यूट्यूबर्स कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं हमारी जिंदगी में कि हम भाई खुश है, बस गाड़ियाँ आ रही भाई, सभी अच्छी चीज़ें हैं। इस पूरे पीरियड में ना भाई मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने व्लॉगिंग करी थी ना, मेरे पापा को 2 बारी पैरालिसिस अटैक आया है, 2 बारी ब्रेन स्ट्रोक आया है भाई। मेरे पापा वो इंसान है जो 2 बारी पैरालिसिस अटैक झेल के बिना आज मेरी सुपर बाइक चला रहे हैं। सो वो वाले पॉइंट, उस चीज़ के बारे में भी लोगों को पता है, मेरे साथ जो चीज़ें भी उस चीज़ के बारे में भी लोगों को पता है। तो व्हाट आई फील लाइक कि कंट्रोवर्सीज ना कभी मेरे एंड से नहीं थी भाई। आप मेरी वीडियोस उठा के देख लो, आज तक मेरा पूरा रिकॉर्ड है भाई, मेरी वीडियोस में मैंने आज तक किसी को ना नाम लेकर के नहीं बढ़ा है। मैंने अगर किसी क्रिएटर का नाम या किसी इन्फ्लुएंसर का नाम लिया तो वो पॉजिटिव सेंस में लिया है कि भाई हाँ इट शुड क्रिएट हैप्पीनेस। नेगेटिविटी करनी है ना भाई, फॉर एग्जाम्पल मुझे कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है, सौरभ जोशी का नाम लेकर के ना कुछ भी नेगेटिव बोल दो, इतने व्यूज आएंगे, सही है भाई। उस आई नो नेगेटिव चीज बोल करके बहुत मसाला मिलता है, बट जब उस बंदे की मेहनत तुम देखोगे ना कि वो कितना मेहनत कर रहा है, कितना स्ट्रगल कर रहा है, वो चीज हम लोग समझ सकते हैं, बिकॉज वी आर डूइंग इट, वी आर अ क्रिएटर, राइट। सो नेगेटिव चीजों पे ना लोग बहुत फोकस करते हैं,
कंट्रोवर्सीज तब होती हैं, लोगों ने एक तो बहुत मैनिपुलेटिव सा नाम दे दिया कि कंट्रोवर्सीज। मैं अपना काम कर रहा हूँ यार, मैं डेली व्लॉग्स बना रहा हूँ, मेरे को किसी से कोई फड्डा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वो चीज़ पर्सनल जा रही है देन मैंने तो पर्सनल चीज़ों पे भी रिएक्ट नहीं करा है, मैं हमेशा शांति रहा हूँ अपने एंड से, मैं हमेशा काम ही कर रहा था। बट कुछ कुछ चीज़ें, बिकॉज डेली व्लॉग कर रहे हो, लाइफ स्टाइल ही दिखा रहे हो, मेरी जिंदगी में सब भाई, मेरी जिंदगी में जो चल रहा है ना, मैं ऑनलाइन पोस्ट कर रहा हूँ। सो कॉन्ट्रोवर्सीज तब होती हैं जब दोनों साइड से कुछ फड्डा हुआ हो, दोनों साइड से लड़ रहे हो। आपने मुझे बोला तूने मुझे ऐसा किया, मैं आपको बोलूंगा मैंने ऐसा किया। भाई मैंने ना वो चीज़ें करी ही नहीं। जो एक लाइन है कि मैं ना, ओ भाई मैं शायर बन रहा हूँ इस वाले पॉडकास्ट में, बट एक लाइन है कर्मा की कि इन छोटी लड़ाइयों के लिए मैं हुआ इतना बड़ा नहीं, राइट। सो मैं इन छोटी लड़ाइयों के लिए बड़ा नहीं हुआ हूँ इस प्लेटफॉर्म पे कि मैं हर बंदे का रिप्लाई करता हुआ फिरूं। लोगों का क्या है, लोग ना प्रोवोकिंग जेनोरिसिटी से आते हैं कि भाई हम इस बंदे को कुछ भी बोल देंगे। मैं अगर आपको बोलूंगा यार तू तो कुछ नहीं कमा रहा है भाई, तू तो ऐसे है, तो आपके दिमाग में भी ना एक चीज आएगी कि यार इस बंदे ने मेरे को तू करके बोल दिया, प्लस मेरी ईगो हर्ट कर दी, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको प्रोवोकिंग लगेगा। पीपल डू दिस, मैं आपको बताऊंगा, पीपल डू दिस। वो आपसे ना एक रिप्लाई चाहते हैं। आप किसी वीडियो में उनका नाम ले लो या एक इंस्टाग्राम स्टोरी में लगा दो कि भाई इस बंदे ने मेरे को गाली दी, मैं इसको रिप्लाई कर देता हूँ। आपने जहां रिप्लाई कर दिया ना, उस बंदे का टारगेट आपकी ऑडियंस लेने। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी मेरी ऑडियंस के पीछे पड़े हैं भाई। मैंने कहा सब्सक्राइबर्स कमा लोगे, इज्जत कैसे कमाओगे लोगों के सामने। सो कॉन्ट्रोवर्सीज वर नेवर मेड फ्रॉम माई एंड। अब तो मैं मतलब पहले तो चलो ठीक है मैं कुछ रिप्लाई कर भी देता था, अब तो मेरा ऐसा है करते रहो भाई, नंबर्स दिख रहे हैं तुम्हारे नंबर्स दिख रहे हैं और मेरे को मेरे नंबर्स दिख रहे हैं, प्लस मैं अपने माँ बाप को खुश रख रहा हूँ। जिस दिन तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे नाम से खुश होंगे ना, उस दिन आकर के बात करेंगे। तुम अगर मतलब किसी को, मेरे माँ बापों ने ना मेरे को एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाई है कि जिंदगी में ना कभी भी किसी के ऊपर किसी को नीचा दिखा करके ना आगे मत बढ़ना। क्योंकि जितना नीचा आप दूसरे को दिखा करके आगे बढ़ोगे ना कि भाई हमने तो इसके साथ ये कर दिया, हमने तो इसके साथ ये कर दिया, आप उतनी जल्दी बहुत नीचे करोगे जिंदगी में। ये ट्रुथ है भाई, ये मैं बता देता हूँ गाइस, माँ बाप के सत्य वचन है जो आपको फॉलो कर लेने चाहिए, समझ जाने चाहिए। अगर आप वक्त से पहले समझ जाओ ना तो यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि आप लाइफ में कितना फोकस हो। वो जी चुके हैं भाई, इतना हमसे बड़े वो तभी हैं। सो व्हाट आई फील लाइक कि कभी कभी किसी का बुरा मत करो, कर्मा ऑलवेज कम बैक। मेरे तो बहुत बुरे कर्मा लगते हैं लोगों को। मेरा और एक मेरी बहन है भव्या, उसके साथ कुछ फड्डा कर लेना सब आपका करियर एंड है भाई। सो दो चीजें मेरे साथ कर भी लोगे चलेगा, उसके साथ मत करना आप। सो लोगों को कर्मा बहुत बुरे मिलते हैं और मिल भी रहे हैं, सब लोगों को सबके कर्मा मिल रहे हैं, राइट। रिलेटिंग टू वॉट एवर दे डिड, सबको सबका पे बैक मिल चुका है और मिल रहा है, और इससे बुरा मिलेगा। बिकॉज कॉन्ट्रोवर्सीज ठीक है, फेम कमा लोगे आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आज भी ना उन लोगों के कमेंट सेक्शन में UK07 और बाबू भैया स्पैम होगा, और जिंदगी भर तक वही स्पैम होता रहेगा। कुछ भी होगा ना, उन्हें केवल मेरे नाम से जानते हैं। तो आप कंट्रोवर्सी कर लो, अगले दिन आपको ना आपके नाम से कोई नहीं जानेगा, आपको सब यही नाम से जानेंगे कि ये वो बंदा है जिसने UK07 राइडर के साथ फड्डा करा था। आपकी सेल्फ एग्जिस्टेंस रहेगी नहीं। तो खुद का नाम बनाओ। मुझे मेरे साथ कोई नाम एसोसिएट नहीं होता कि उस बंदे के कारण फेमस हुआ था, ये बंदा उसके कारण फेमस हुआ था, ये लोग जरूर बोलते थे। आपने एक ट्रिप करी थी करतारपुर कॉरिडोर से पाकिस्तान की। मैं कोई पॉलिटिक्स उसमें नहीं जाना चाहता किसी में, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ लोग कैसे थे वहाँ के। यार लोग बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान के यार, ऑनेस्टली मैं बताता हूँ, बहुत बहुत इज्जत से पेश आते हैं। मेरी एक फ्रेंड यार, इकरा, सबको पता है, ऑल लाइक पूरे सब लोग व्लॉग्स देखते हैं, शी इज फ्रॉम पाकिस्तान। वो बंदी ना इतना ख्याल रखती है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, राइट। एक पाकिस्तानी बेस्ट फ्रेंड होना पॉलिटिकली थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट जब आप इंसानियत की बात करते हो ना, वो एक परिवार की तरह मेरा ध्यान रखती है, राइट। दुबई में मेरे बहुत कम दोस्त हैं, इवन अली और इकरा के अलावा 2-4 लोग और दोस्त हैं मेरे, बट वो मेरी फ्रेंड है, वो मेरा इतने अच्छे से ध्यान रखती है। सो नो मैटर वॉट, आप पाकिस्तानी हो, आप अफगानिस्तानी हो, आप बांग्लादेशी हो, आप नेपाली हो, आप कहीं किसी और कंट्री से हो, राइट। अगर आपका दिल साफ है ना तो आप अच्छे लोगों से भी मिलोगे, एंड नेगेटिव पॉजिटिव लोग हर हर जगह है, राइट। आपको अपने आसपास के सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में एक बंदा नेगेटिव मिल जाएगा जो हमेशा केवल नेगेटिव शिट पे ही बेस्ड है, राइट। तो इट्स अपॉन यू कि आप किन लोगों से कनेक्ट करना चाहते हो। अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है तो आप हमेशा पॉजिटिव लोगों से कनेक्ट करोगे। तो लोग, अगर आप अच्छे हो तो आपको अच्छे लोग हमेशा मिल जाएंगे यार। कुछ और यादें उस पाकिस्तान की ट्रिप की जो आप
आपको याद है आप शेयर अच्छा था यार, बस मतलब जब पाकिस्तान कॉरिडोर से वापस आए थे ना, तो वो होते ना सीआईडीज, वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भाई क्या करने जा रखे थे वहाँ पर, क्योंकि ना हमने बताया कि भाई हमारे कुछ पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं जिनके साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा तुम्हारा नंबर कैसा है उनके पास, ये था वह था, तो हम ना डरे हुए थे। मैं कहा भाई अब तो अरेस्टिंग हो गई हमारी, अब तो ये पूछेंगे, अब हमें वो हाथ जेल में हाथ बंद करके ऊपर बांधेंगे और पूछेंगे भाई ये क्या हुआ, ये कैसे कॉन्टैक्ट था क्या, वो हम डर गए थे। बट ओवरऑल उस ट्रिप की मेमोरीज बहुत अच्छी थी यार। अभी तक आपकी लाइफ का प्राउडेस्ट मोमेंट क्या रहा है? अपने बाप को अपनी कमाई से बाइक दिलाना। कौन सी बाइक थी? अ, मैंने सही बोली ना लाइन ये, है ना, है ना, पॉलिटिकली इनकरेक्ट तो नहीं है? सही लाइन थी ना। वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है ये टॉपिक के बाद। मैंने पापा को ना वल्कन एस दिलाई थी यार। मैं जब अपनी फर्स्ट सुपर बाइक लेने गया था कावासाकी Z100, तो मेरे पिताजी ने ना मेरे को बोला था कि भाई मेरी मम्मी को बोला था कि कला कि ये बाइक हम क्या ले पाएंगे नहीं पाएंगे। उस दिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे भाई कि मैं अपने पिताजी को बाइक दिला पाऊँ। बट 4 साल बाद हम लोग बाइक की सर्विस कराने गए थे, और भव्या ही थे मेरे साथ उस दिन। उसने कहा यार भैया ये तो वही बाइक है जो पापा बोल रहे थे। विद इन लाइक 5 minutes वी बॉट इट। इनवॉइसिंग भी हम लोगों ने सुबह करवा ली थी, एंड अगले दिन मैंने पिताजी को सरप्राइज बाइक गिफ्ट कर दिया। वो जो मोमेंट था ना, वो ज़िंदगी का सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट था कि हाँ भाई अपने पिताजी को उनका सपना पूरा करा दिया, जो अपनी सैलरी से वो कर लेते। बट कभी माँ बाप ना अपने लिए कुछ नहीं करते, वो अपने बच्चों पे सब कुछ लौटा लुटा देते हैं यार। राइट। तो वो मेरे लिए प्राउडेस्ट मोमेंट था। आपकी पहली बाइक भी उन्होंने ही दिलवाई थी? नहीं, मैंने पहली बाइक अपनी मेहनत से ली थी यार। मेरी पहली कौन बाइक सी? थी KTM RC 200, राइट। हम्म। सो बहुत जिन्हें पता है उन्हें पता है कि मैं पहले ट्यूशन्स पढ़ाता था, मैंने स्कूल्स में पढ़ाया। मैं एजुकेशन रेफरेंस दे देता हूँ। कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MA इकोनॉमिक्स, MCOM, एंड आई कंप्लीटेड माई B.Ed टू। सो लाइक मैंने पढ़ाई पूरी कंप्लीट करी है। तो मैं पहले स्कूल में पढ़ाता था, मेरा खुद का इंस्टीट्यूट था। ये बगल वाला रूम जो है इस घर पे है, उसके बगल में आयाड इंस्टीट्यूट। तो इस रूम में ऑलमोस्ट लाइक 40-40 बच्चे ट्यूशन पढ़ा करते थे। अच्छा। तो 1 साल ट्यूशन पढ़ा करके मैंने अपनी वो पहली सपनों की बाइक ली थी, KTM RC 200। आपने मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म कर दिया। मैं पूछने वाला था कि आप स्कूल में किस तरीके के स्टूडेंट थे? मतलब मेरे पिताजी टीचर है यार, तो मेरे लिए पढ़ाई का बहुत प्रेशर था कि पिताजी का नाम डूबने नहीं देना। भाई पापा रोज आके बताते थे मेरे को, उस मेरे साथ वाले के बच्चे ने 95% करूँगा। मेरे को शिट यार, 95% से नीचे आ गया तो बेइज्जती हो जाएगी पापा की कॉलेज में। सो आई स्कोर्ड वेल, आई स्कोर्ड लाइक 95 परसेंटाइल था मेरे 12th में। वेल नहीं होता है ये, अच्छा ही होता है हाँ, यार। मतलब मतलब बेस्ट। थोड़ा सा तो यार। अभी आप पापा ही। पूछ रहे थे मेरे को, पापा से मिलाऊंगा, बोले 5% कहाँ चले गए। बट ठीक है, आई स्कोर्ड वेल। अच्छा, बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है, मुझे भी, मतलब जब हम ये पॉडकास्ट की रिसर्च कर रहे थे तभी मुझे पता था कि कलम आपका भाई है। तो हाउ यू गाइस हैव मेंटेन दिस थिंग कि आप एक दूसरे के साथ कोलैब नहीं कर रहे हो, या मतलब ऑब्वियसली दोनों की फील्ड्स बहुत डिफरेंट है, बट स्टिल कुछ स्पेंड, हाउ डू यू फील कि आपका भाई भी अपनी स्ट्रीम में ही इज डूइंग सो वेल? यार आई फील प्राउड टू बी वेरी ऑनेस्ट। आज लाइक मैं आपको बताता हूँ कि जब हम लोगों ने स्टार्ट करा था ना, तो मेरे भाई ने ना कभी, मतलब मैं तो चलो ठीक है आई स्टार्टेड ग्रोइंग, बट मैंने उसे कभी मैं उसे सपोर्ट भी करता था ना, तो वो मेरे को मना कर देता था कि भाई तू मुझे ना व्लॉग्स में मत लियो, बिकॉज उसे ना खुद का एम्पायर खुद से बनाना था। अगर वो चाहता ना, वो मेरे व्लॉग्स में डेली डेली आकर के लिंक डलवा करके सब कुछ करवा लेता। मेरे इंस्टाग्राम पे आई हैव लाइक 2.6 मिलियन फॉलोवर्स, राइट। कलम के शायद अभी हाल ही में 2 लाख फॉलोवर्स हुए हैं। मैं अगर एक स्टोरी स्वाइप अप दे दूँ उसको, तो आराम से 4-5 लोग जा करके, अपना खून है मेरा वो, उसको जा करके फॉलो करेंगे, राइट। हमारी कोलैबोरेशन पोस्ट नहीं है इंस्टाग्राम पर। हमने सोचो आज तक एक कोलैबोरेशन पोस्ट नहीं डाली अपने भाई के साथ। आई नेवर प्रमोटेड माई लाइक ब्रदर्स चैनल। उसने जो करा है अपने दम पे करा है, राइट। उसने अपनी ज़िंदगी की पहली गाड़ी ली अपनी कमाई से। तो मैं तो बहुत, मेरे को अपनी बाइकें गाड़ियाँ खरीदने में भी इतना प्राउड नहीं था जितना मैं उसकी गाड़ी में था, कि भाई इस बंदे ने अपना एम्पायर खुद ही से बनाया। उसकी ना एक अपनी लाइन थी कि दोनों भाइयों ने बना दिया एम्पायर, तू बस खाली होके खड़ा देखता रहे। हमसे सॉरी, मैं रैपर नहीं होगा इस, तो मैं स्पिट नहीं कर पा रहा हूँ, बट इम्प्लीफिकेशन ये थी कि दोनों भाइयों ने ना बहुत मेहनत करके अपने अपने एम्पायर बना दिए। वो DHH में अपना एम्पायर बना रहे, एंड हम लोगों ने अपना करा है। तो उसने ना आज तक मुझसे कभी प्रमोशन मांगी, और ना मैंने उसे कभी प्रमोशन दी, बिकॉज मैं चाहता था कि वो अपनी मेहनत का कमाए। जब आप अपनी मेहनत का कमाते हो ना, तो आप बहुत लंबा खाते हो। अगर आप किसी और की कमाई का खाओगे ना, तो आप बहुत शॉर्ट टर्म्स में ही बंद हो जाओगे, और 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद आज लोग कलमिंग को UK07 राइटर के भाई के नाम से नहीं जानते। आज कलमिंग को लोग कलमिंग के नाम से जानते हैं, राइट। सो दैट इज़ अ बिग डील कि मैं स्टार्टिंग में, मेरा भाई खुद ऐसा चाहता था कि लोग उसे उसके नाम से जाने, एंड कलमिंग तेरा भाई माइक पे। यार आपके
मैं शॉर्ट्स जा रहा था ना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ही यही थे यार कि पैसा कितना कमाते हो तो मैंने कहा ये क्वेश्चन नहीं पूछना है, बट फिर उन्होंने कहा कि थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछ लेते कि इन्वेस्ट कितना किया है आपने अभी तक। यार इन्वेस्ट कितना किया हम लोगों ने, कितनी गाड़ियाँ हमारे पास, 9। ओ भाई ये देखो पौने मतलब 3.5 करोड़ की गाड़ियाँ, राइट। डैनी भैया इसका थोड़ा भारी साहब देखना, ये नजर रख रहा है हमारी प्रॉपर्टी पे। बिजनेस या मर्च वी आर डूइंग, सो मर्च हम लोग कर रहे हैं, बट इट्स नॉट दैट कि हम लोगों ने इन्वेस्ट करा है। मैंने मर्च, मैं आपको बताता हूँ, मैंने मर्च ना, मेरी एक फाउंडेशन खोली हम लोगों ने फिलहाल में, UK07 फाउंडेशन, जिसमें हम लोगों ने जितने भी नीडी लोग हैं ना, उन सबको हेल्प आउट करने के लिए दिया। सो हम लोगों ने ये स्टार्टिंग डे 1 से था कि मर्च का जितना भी पैसा आएगा हम लोग सब डोनेशन पे यूज़ करेंगे, सब कुछ डोनेशन पे यूज़ करेंगे। वो अकाउंट ही अलग है, वो मम्मा के नाम से खोला है मैंने। मर्च का जितना भी बिजनेस है, कला एंटरप्राइज। हम लोगों ने जिस दिन अपनी वेबसाइट खोली थी, उस दिन हम लोगों ने 23 मिनट अपनी वेबसाइट खोली थी, एंड उस 23 मिनट में हमारे पास 14,500 ऑर्डर्स थे। तो आप कैलकुलेशन दौड़ा सकते हैं कि हम लोग, राइट। एंड आप किस तरीके से लोगों की हेल्प कर रहे हो UK07 फाउंडेशन? सो एक मेरे पास एक वो होगा, लाइक वेयर इज दैट नोट, वो नोट पड़ा है ना पे, मैं आपको ये पॉडकास्ट में दिखाता हूँ। आज के ब्लॉग में लाइक ये गया है, मैं आपको पॉडकास्ट में दिखाता हूँ। एक आंटी आई, मतलब हम लोग क्या कहते हैं, जो एक्चुअली जिन्हें ज़रूरत है ना, वो इन पर्सन आके हमसे मिलने, क्योंकि यार सोशल मीडिया पे मिलना ना बहुत मुश्किल होता है। तो एक आंटी यार, जिनका ना जो चावल, राजमा चावल का ठेला लगाती है हिमालयन हॉस्पिटल के पास ही। ओके। फ्रेम से बाहर। सो बेसिकली ना, मैं नंबर तो नहीं दिखाऊंगा और ना मैं नाम दिखाऊंगा। सो ये आप पढ़ सकते हैं, ये उनका एक लेटर था, ये धुल गया एक्चुअली, मेरी पैंट में रह गया था। सो वो मेरे पास आई एंड ही सेड कि अनुराग बेटा, मैं ना राजमा चावल का ठेला लगाती हूँ हिमालयन हॉस्पिटल के पास, और मैं स्कूटी में सारा सामान लेकर के आती हूँ। ऑलमोस्ट लाइक 100-200 जनों का मुझे लगता है ज़्यादा ऑर्डर्स रहते हैं। तो वो उन्होंने मेरे को कहा कि यार मेरे पास जो स्कूटी है ना, मैं उससे ना बैलेंस नहीं कर पाती, तो क्या पता मेरा कभी मतलब कुछ खुदा ना करे टचवुड कुछ हो जाए। तो उन्होंने कहा मुझे ना एक ई रिक्शा खरीदना है। तो मेरे को बोल रही थी यार अनुराग प्लीज़ मुझे ना 40,000 रुपये आप डाउन पेमेंट के लिए दे दो, बाकी मैं अपनी मेहनत से EMI भर दूंगी और आपके 2023 तक सारे पैसे भी लौटा दूंगी। सो हम मतलब मुझे ना बहुत चीज़ इमोशनल टच करेगी कि अगर एक 45-47 साल की मम्मी एक पूरी फैमिली को उठाने के लिए इतना मेहनत कर रही है, तो भगवान ने, इन लोगों ने हमें इतना तो दिया ही कि हम लोग उनकी इतनी हेल्प कर सकते हैं। सो हमारी टीम और हम लोगों ने डिसाइड करा था कि हम लोग उन्हें एक सरप्राइज़ दे रहे हैं। वो बता दें हम लोगों ने आज, तो हम लोगों ने क्या कर रहे हैं कि हम लोग उन्हें एक पूरा नया ई रिक्शा गिफ्ट कर रहे हैं इसी मर्च के प्रॉफिट में से। तो उन्हें कुछ भी डाउन पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं, या फिर कुछ भी मतलब इंस्टॉलमेंट भरने की ज़रूरत नहीं, और ना ही हमें वो पैसा वापस चाहिए। उन उन, उन आंटी के ना 2 बच्चे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज लोगों को पता लग जाएगा फिर वो कौन है। हम लोग बहुत अनोनिमस रखना चाहते हैं जब तक वो खुद ही से नहीं चाहते हैं। एंड हम चाहते हैं कि वो लोग वो आना आगे हैं, बिकॉज ये हिम्मत देने वाली स्टोरी है, राइट। कि एक 45-47 साल की आंटी मम्मा एक फैमिली के लिए इतना कर रही है, अपने बच्चों के लिए इतना कर रही है। सो अच्छा लगता है यार ये करके, एंड बहुत प्राउड भी फील होता है कि यार लोग कर रहे हैं। एंड हम लोग लाइक मैं आपको बताया ना कि हम लोग जितना भी कमा रहे हैं, मैं मुझे शायद भगवान इसलिए दे रहा है क्योंकि मैं शायद उन लोगों की दुआएं कमा रहा हूँ जिन्हें एक्चुअली में ज़रूरत है। पैसा आप कमा लोगे, मैं कमा लूँगा, इज्जत नहीं कमा पाओगे आप अगर आपने अच्छे कर्म नहीं करे ज़िंदगी में। सो अच्छा कर्मा वापस आ रहा है यार हमारे पास। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ जो मैं पूछना भूल गया था वो ये था कि हर किसी को ना ये चकाचौंध पसंद होती है यार, वो सेलिब्रिटी है, उसकी लाइफ कैसी होती होगी ना, कि उसके तो मस्त मज़े हैं, तो मज़े मार रहा है यार, वो आज दुबई जा रहा है, वो वहाँ गाड़ी खरीद रहा है, गाड़ी चला रहा है, यहाँ पर रोज़ बाइक खरीद रहा है। एक क्रिएटर की लाइफ कैसी होती है, उसका एक दिन, अगर आप एक दिन अपना एक्सप्लेन करना चाहो, आप सुबह कितने बजे उठते हो, क्या करते हो, कैसे आपका दिन चलता है, कैसे आपका दिन ख़त्म होता है? यार मुझे लगता है मेरी लाइफ ना बहुत मिस्ड अप है भाई। मैं ना पिछले 9 महीने से सोया नहीं हूँ, मैं आपको सच्ची बताता हूँ, मैं पिछले 9 महीने से सोया नहीं हूँ, बिकॉज मैं डेली ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। सो हर दिन रोज़ सुबह उठ करके वो ही शेड्यूल फॉलो अप करना पड़ता है। मैं दिन में केवल 2 ही टाइम खाना खा पाता हूँ, बिकॉज टाइम ही नहीं रहता। मैं सुबह का नाश्ता करता हूँ और फिर रात का खाना खाता हूँ, बिकॉज टाइम ही नहीं है। और लोगों को लगता है कि यार कैसे मतलब कैसे कर पा रहे हो आप इतना सारा, बहुत मेहनत लगता है यार, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत मुश्किल है। मैं रोज़ सुबह 10 बजे उठता हूँ या 11 बजे उठता हूँ, फिर उसके बाद 3:30 बजे तक व्लॉग एडिट होता है, बीच में भी व्लॉग शूट होता है, शाम को फिर वो व्लॉग लाइव जाता है, फिर एक इंस्टाग्राम की पोस्ट आती है, फिर रात को आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको आगे क्या करना है। स्टार्टिंग में बहुत ईजी था, अभी इवेंट्स आ चुके हैं। टुमारो आई एम फ्लाइंग टू जयपुर, 3 दिन का इवेंट है, वापस आकर के फिर मेरी राइड है, अलग अलग लाइक 4-5 स्टेट 6 स्टेट्स कवर करने हैं, हर जगह डिस्ट्रिक्ट्स कवर करने हैं।
आपको बाइक चलानी है, आपको एडिट करना है, आपको वो चीज़ ऑनलाइन पोस्ट करनी है, साथ ही साथ आपको इंस्टाग्राम देखना है, फेसबुक देखना है, ब्रांड डील्स देखनी है, शूट्स देखने हैं, फैमिली देखनी है और खुद की पर्सनल लाइफ भी देखनी है. व्हाट आई फील लाइक कि मेरी पर्सनल लाइफ ना लोगों से कनेक्टेड है. सब लोगों को पता है कि भाई मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, बट मुझे ही नहीं पता मेरी ज़िंदगी में चल क्या रहा है. बस कर जी रहा हूँ जब तक हो सकता है तब तक करूँगा. जिस दिन थक जाऊँगा उस दिन हार तो नहीं मानूंगा, बट हाँ थोड़ा सा ब्रेक दे दूंगा अपने को. कभी मम्मी से डांट पड़ी है कि खाना नहीं खाया? नहीं, कितनी डांट बहुत पड़ती है? डांट पड़ती है खाने के लिए. तो मेरी मम्मी ना बस मेरे लिए खाने के लिए बहुत, मेरी मम्मी इतनी अच्छी है ना यार, मैं रात के 3 बजे भी पहुंचता हूँ ना, अगर 4-5 बजे भी, मैं 4-5 बजे ही फ्री होता हूँ, हाँ. 4 बजे उठ के मेरे लिए पराठे बनाती है. मेरी बहन है वो, उसे अब वो मेरे साथ रह करके नाश्ता बनाना सीख गई है, खाना बनाना सीख गई है, तो एटलीस्ट वो मैगी तो बना ही देती है. बट ठीक है, मतलब कंसर्न लोग हैं साथ में. आपने आपने भी रिसेंटली सॉर्ट ऑफ कोलैबोरेशन किया है उत्तराखंड पुलिस के साथ, जिसमें आपने बेसिकली एक वही चीज़ बोली जो उत्तराखंड पुलिस बहुत टाइम से बोलते आ रही है कि यार राइडिंग करने से हम मना नहीं कर रहे हैं, बट रूल्स को फॉलो करो एंड सेफली राइड करो. एग्जैक्टली. ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आजकल के अगर आप मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देख देख कर व्लॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं या मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं, बट दे आर somehow नॉट वेरी केयरफुल अबाउट द लॉज. वो उनको मज़ा आता है कि लॉज अगर तोड़ दें तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा, या आई डोंट नो व्यूज़ का लालच है क्या है. तो आपका क्या मैसेज है उन लोगों को? यार व्हाट आई फील लाइक कि ना यूट्यूब पे व्यूज कमाना ही नहीं रह गया ना सब कुछ यार. समझ रहे हो आप उत्तराखंड रिप्रेजेंट कर रहे हो. मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं आज की डेट पे ना एक वीडियो बना के डालता हूँ जिसमें ना भाई पुलिस मेरे को पकड़ती है और मैं ना मुंह पे गाली देके भग जाता हूँ, मैं कहा हाँ 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 तुम्हारे बस का कुछ नहीं, और भग गया वहाँ से. अगले दिन जब वो वीडियो बाहर वाले लोगों पे सर्कुलेट होगी और बाहर वाले लोग उत्तराखंड आएंगे, तो भाई क्या मैसेजेस जाएंगे उन पे, या क्या इन्फ्लुएंस आएगा. लोग ये सोचेंगे कि उत्तराखंड की पुलिस ऐसी है. जो मैसेज हमने ना जब उत्तराखंड पुलिस के साथ कोलैबोरेट करा था ना, उस मैसेज में साफ और साफ लाइक अक्षय सर का मैसेज था कि भाई मैं अगर किसी से कुछ एक्सीडेंट होता है ना तो मैं वो केस मर्डर में रजिस्टर करूंगा. दैट वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग, राइट. आई एम रियली सॉरी अगर मैं डायरेक्ट मैसेज नहीं बोल पाऊँ, बट यही इन्फ्लुएंस था कि भाई बहुत स्ट्रिक्टली बोला था उत्तराखंड पुलिस ने कि जो भी ऐसा उल्टे पुल्टे चीज़ें कर रहे हैं वो सतर्क हो जाओ. बिकॉज ये ना उत्तराखंड रिप्रेजेंट की बात है भाई. ये यूट्यूब छोड़ दो, यूट्यूब अगले दिन खत्म हो जाएगा, बट यार उत्तराखंड का क्या इम्पैक्ट जा रहा है बाहर वाले लोगों पे. अब ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको अपने डेमोग्राफिक्स बताऊंगा तो मेरे को ना ऑलमोस्ट, मेरे को मुंबई के लोग, दिल्ली के लोग एंड इवन असम के लोग, बहुत सारे अलग अलग स्टेट में, उत्तराखंड देहरादून से मेरी 3% ऑडियंस जो इंस्टाग्राम स्टार्ट्स में जो टॉप 3% है वो देहरादून की है, एंड उतनी ऑडियंस मेरी बाहर की है. तो 3% का ग्राफ बाहर पड़ा है. अगर मैं देहरादून के बारे में एक अच्छी चीज़ बोलता हूँ तो वो अच्छी चीज़ उन 3% लोगों पे जाती है, एंड अगर मैं वही चीज़ खराब बोलता हूँ तो वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी उन लोगों पे जाता है. तो इट डिपेंड्स अपॉन यू भाई कि आप देहरादून उत्तराखंड को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो. पुलिस मजाक नहीं है यार भाई. पुलिस मजाक है क्या कि भयंकर आप ये सारी हरकतें कर रहे हो. और फिर मैं ना अपने स्टेट के लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ भाई. मैं अपने स्टेट और अपने लोगों के लिए ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ भाई. मुझे मुझे अगर ऐसा लगता है ना कि भाई कोई मेरे स्टेट का नाम खराब कर रहा है तो भाई मैं तो अपना काम करूंगा. जो मेरा मैसेज है मैं तो वो लोगों तक पहुंचाऊंगा. मैं नहीं चाहता यार यूके साथ से अगले दिन गलत रिप्रेजेंट हो. हम लोग यूके साथ से को मैप पे लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, एंड 2-4 लोग आकर के उसका नाम खराब नहीं कर सकते यार. राइट. 2018 का अनुराग और 2023 का अनुराग, क्या फ़र्क आया तुम्हें? यार एक फ़र्क तो ये था कि 2018 में ना लड़कियां रिप्लाई नहीं करती थी मेरे मैसेजेस का. आज मैं रिप्लाई नहीं करता उनके मैसेजेस का. सबसे बड़ा फ़र्क तो यही है भाई. और ये है कि ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया भाई. इस यूट्यूब करियर ने बहुत कुछ सिखा दिया. आप ज़िंदगी में चीज़ें तभी सीखते हो जब आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो. आप जितने डिफरेंट वाइब के लोगों से मिलोगे ना, आप उतना लाइफ में चीज़ें सीखते जाओगे. इस यूट्यूब ने ना मतलबी लोगों से भी मिलाया है एंड जान देने वाले लोगों से भी मिलाया है. तो व्हाट आई फील लाइक कि जो मुझे यूट्यूब सिखा रहा है ना और सिखा चुका है, वो मुझे लगता है कि मैं कभी इतना मैच्योर, इतना सेंसिबल, इतना दुनिया की परख शायद मुझे कभी होती नहीं अगर मैं कभी यूट्यूब पे नहीं आता. तो आई जस्ट वांट टू थैंक टू ऑल दोज पीपल कि हाँ माना कि बना गई पर जिंदगी भी बना गई. एक लाइन है कि बना तो गई बट जिंदगी भी बना के चली गई. तो बहुत कुछ सिखा दिया जिंदगी ने. एंड अभी तो 25 साल का हूं यार. अभी तो इससे ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं कर सकता, बट ठीक है, आई एम डूइंग गुड. ठीक है. थैंक यू सो मच अनुराग फॉर गिविंग अस सो मच ऑफ टाइम एंड सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन. ऑलवेज. हम होप करते हैं आप जल्दी से जल्दी 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस करो एंड हमें पार्टी पे बुलाओ.
बढ़िया गाइस 5 मिलियन पे इस तो नहीं बोला ये था। ये पॉडकास्ट दून मिरर के उस पे जाएगा ना कहीं? ये मेरे अच्छा, चैनल दून मिरर की ब्रांडिंग हो रही है क्या इस दून मिरर पॉडकास्ट की में? ब्रांडिंग है। बढ़िया गाइस, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे गाइस, दून मिरर को नहीं बाबू भैया को सब्सक्राइब 10 मिलियन करवाने गाइस, सब्सक्राइब टू देम गाइस, इट वाज एन इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना, कमेंट एंड शो सम लव टू देम। थैंक यू सो मच।